हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है समाज से, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समाज से आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 2 या 3 सवाल पूछ दिए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सारा डाउट्स रहता है कि अगर पूछ देता है कि चरण कमल में कौन सा समास है, राजकुमार में कौन सा समास है ना, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो उससे वो लोग गलती करके आते हैं। आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि समास क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं, और समास को किस प्रकार से हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है समास से, और समझने की कोशिश करते हैं कि समास क्या होते हैं और समास को हम लोग कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, समास का मतलब होता है संक्षेप। ठीक है, जिस प्रकार से आपके कोई भी फाइल्स हैं, जैसे आपके मोबाइल में जो भी बड़ी फाइलें होती हैं 1 या 2 GB की फाइलें होती हैं, उनको आप लोग क्या करते हो, कंप्रेस करके छोटा कर देते हो। तो यही काम सेम हमको करना है समास में कि बड़े पदों को क्या करना है, कंप्रेस करके छोटा कर देना है। छोटे से छोटा पद ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात जहाँ 2 या 2 से अधिक पदों को है ना जोड़कर एक संक्षेप पद बनाया जाता है, तो उस संक्षिप्त पद को ही क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। जिस प्रकार से हम लोग संधि पढ़ रहे थे, तो संधि में क्या कर रहे थे कि वर्णों को तोड़ रहे थे और जोड़ रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि संधि का है ना, संधि हो रही थी और संधि का विग्रह हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा है ना, वर्णों का विग्रह हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि पदों को हम लोग जोड़ेंगे और पदों को ही क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो पदों को जोड़ना समास और पदों का विग्रह करना समास विग्रह। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब बात करते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है और उनके मेन जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कैसे याद करते हैं। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहली बात, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इतनी बात समझ में आई? एक बार और देख लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं किसके, समास के। अब बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। दोस्तों, अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष ये सब समास क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और प्रथम पद ही क्या होता है, उपसर्ग होता है ना। या फिर एक शब्द अगर बार बार किसी पद में आए हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास में है ना अव्यय होते हैं, जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब अविकारी, अविकारी का मतलब कि जो व्यय नहीं होते हैं, जिन शब्दों का व्यय नहीं होता वो लोग अव्यय कहलाते हैं। तो उनका प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा, और वही अव्यय क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, और वही पद क्या होगा, प्रधान भी होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मैं लिखूं यथा, प्रति, स, आ, भर, अपि, अनु आदि। जैसा मैंने पीछे की क्लासों में पढ़ाया था आप लोगों को उपसर्ग के बारे में, तो ये सब क्या है, ये आपके उपसर्ग ही तो हैं। तो कोई हिंदी उपसर्ग, कोई संस्कृत उपसर्ग है तो उपसर्ग ही। तो किसी पद में अगर पहला पद अगर उपसर्ग है और वो प्रथम पद प्रधान है तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। और प्रथम पद कौन कौन से हो, यथा, प्रति, स, आ, भर, अपि, अनु आदि ऐसे शब्द आते हैं तो अव्ययी भाव समास होगा। अभी उदाहरण से भी देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इनको। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जैसे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इनमें कारक चिन्हों का लोप होगा। और कारक चिन्ह कहाँ कहाँ से, ठीक है, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जो भी कारक चिन्ह होते हैं उनका इनमें क्या होगा, लोप होगा। तो कौन कौन से कारक चिन्ह, का, से, के द्वारा, को, के लिए, फिर का, की, के, रारी, रे, या में या पर। जैसे आपके कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के जो भी कारक चिन्ह रहेंगे उनमें उनका लोप
हुआ रहेगा और जैसे ही समास का हम लोग विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह हमको दिख जाएंगे। और इसका द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? दोस्तों कर्मधारय समास में भी क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषण और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। अब बात करते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष, और जो विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेषण। आ रही बात समझ में कि कर्मधारय समास क्या होता है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, उसको बोला जाता है कर्मधारय समास। और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बीच में हैं जो और के समान के शब्दों से क्या करार ठीक किया जाएगा, वो दोनों पद क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। किससे किससे? हैं जो या के समान के शब्दों से क्या होंगे? वो लोग जुड़े रहेंगे। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाचक, उसका जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा, यानी उसमें उससे संख्याओं का बोध होगा और दोनों पद मिलकर एक समूह का क्या करेंगे? बोध कराएंगे। मतलब उसमें जो पद होंगे उनमें पहला पद क्या होगा? वो संख्यावाचक होगा और बाकी सभी पद मिलकर एक समूह का क्या कराएंगे? बोध कराएंगे। उनको क्या बोला जाएगा? द्विगु समास बोला जाएगा। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, मतलब उत्तम पद भी प्रधान होता है। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, उनके बीच में और या शब्द आएंगे और या से वो दोनों पद आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर एक अन्य पद की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं। वो होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसको बोला जाता है कर्मधारय समास। अब हम लोग एक एक का उदाहरण देख करके कोशिश करते हैं इसको समझने की। जैसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास में अगर हम लोग उदाहरण दें, आप लोग उदाहरण लिख भी लीजिएगा दोस्तों। उदाहरण में अगर मैं लिखूं यथाशक्ति, यथाशक्ति, या फिर प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल, या फिर भरपूर, है ना, फिर संभव, है ना। उसके बाद क्या लिख दूं मैं? उसके बाद लिख देता हूं मैं क्या? सहर्ष, सहर्ष, है ना। तो क्या हो जाएगा? यथा धन शक्ति, ठीक है, प्रतिधन दिन, प्रतिधनकूल, भर धनपुर, सधन हर्ष, संभव नहीं होगा, ठीक है, सधन हर्ष। तो पहला शब्द क्या हो गया? उपसर्ग भी हो गया और पहला पद इसका प्रधान भी हो गया, जिसका पूरा फल क्या कर रहा है? ठीक है, प्रथम पद पे पड़ रहा। उस पूरे शब्द का यानी उस पूरे पद का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? ठीक है, प्रथम पद पे पड़ रहा है। ऐसे शब्द अगर जहां भी मिले तो वो क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण के बारे में कि तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है और उनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, ठीक है, उदाहरण में क्या लिखूं मैं? राजकुमार, ठीक है, लिख दूं राजकुमार, राजकुमार लिख दूं। तो अगर मैं इसका विग्रह करूं, ये तो समास हो गया, ये तो संक्षिप्त रूप हो गया ना। इसका मैं अगर विग्रह कर दूं तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। अब जैसे ही मैंने विग्रह किया तो देख रहा हूं कि इसमें कारक चिन्ह का क्या हुआ है? लोप हुआ है। कारक चिन्ह बीच में क्या है? आ गया है। उसी प्रकार से मैं लिख दूं अगर पुरुषोत्तम, 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 तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका अगर मैं विग्रह करूं तो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम जैसे लिखा तो ए आपका अधिकरण कारक जो होता है में या पर,
वो आ गया कि नहीं आ गया, में आया कि नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं हुआ। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता ही होता है। उसके बाद मैं लिख दूं, है ना, शिवालय, शिवालय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिव का आलय, है ना। इसमें किसका लोप हुआ है, का, है ना, का कारक का लोप हुआ है। उसी प्रकार से मैं लिख दूं यहाँ पे यज्ञ, यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए क्या हो जाएगी, शाला, तो यहाँ पे के लिए यह भी आपका लोप हुआ है। तो कारक चिन्हों का लोप कहाँ से कहाँ तक होता है, कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक, ठीक है, कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक। अधिकरण कारक तक के चिन्हों का क्या होता है, तत्पुरुष समास में उनका लोप होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद, जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं। तो पहला कर्म कारक तत्पुरुष, कर्म कारक तत्पुरुष, है ना। उसके बाद करण कारक तत्पुरुष, फिर उसके बाद संप्रदान कारक तत्पुरुष, अपादान कारक तत्पुरुष, संबंध कारक तत्पुरुष, उसके बाद अधिकरण कारक तत्पुरुष। 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के उनके भेद होते हैं, किसके, तत्पुरुष समास के। और तत्पुरुष समास का जो भेद होते हैं वो किसके आधार पर किए जाते हैं, कारक चिन्हों के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्मधारय समास के लिए। कर्मधारय समास में क्या किया गया है कि प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा, और द्वितीय पद क्या होगा, विशेष से होगा, लेकिन इसका जो द्वितीय पद होगा, जो उत्तम पद होगा, वो क्या होगा, ठीक है, प्रधान होगा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे महापुरुष, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। और इसमें मैंने बताया था कि हैं जो या के समान, ये शब्द क्या आएंगे, बीच में आएंगे जब हम उनका विग्रह करेंगे तब, और इन्हीं दोनों शब्दों से क्या करे रहेंगे, वो दोनों पद आपस में जुड़े रहेंगे। उसके बाद मैं लिख दूं, ठीक है, चरण कमल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। अब देखिए यहाँ पे के समान और हैं जो, और इन्हीं शब्दों से क्या है, ये दोनों जुड़े हैं, और इसमें तुलना का भी बोध हो रहा है ना, एक तुलना का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होते हैं कि जिसका, है ना, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है जो और के समान शब्दों से क्या होते हैं, दोनों पद आपस में जुड़े होते हैं, और इसमें तुलना का बोध होता है, उसको क्या बोला जाता है, कर्मधारय समास। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मृगनयन, मृग के समान नयन, तो के समान मृग और नयन, है ना, क्या है, समानता दिखाई जा रही है, मतलब तुलना किया जा रहा है ना, मृग के समान नयन। तो ऐसे जो भी अगर शब्द आएंगे तो क्या होंगे, वो होंगे कर्मधारय समास। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विगु समास को लेकर के कि द्विगु समास के उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो द्विगु समास वे समास होते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है और दोनों पद मिल करके एक समूह को, ठीक है, समूह का बोध कराते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे चौराहा, तो यह क्या होता है, चार रास्तों का समूह। फिर मैं लिख दूं त्रिभुज, ठीक है, तो तीन कोणों का समूह।
आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या है, चौराहा है, त्रिभुज है, तो जो इसका प्रथम पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और दोनों पद मिल करके एक समूह को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे या फिर समूह का बोध कराएंगे, वो होता है आपका द्विगु समास। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तिरंगा है ना, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो जिसमें भी जो प्रथम पद होगा उसका वो अगर संख्यावाचक है तो वो हो जाएगा द्विगु समास, और दोनों पद मिल करके क्या कराएंगे, एक समूह का बोध कराएंगे, वो होता है आपका द्विगु समास। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वंद्व समास कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण देख लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा दोस्तों, कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं, और दोनों पद क्या मिले रहे, और या से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। जैसे मैं लिखूं माता पिता, माता पिता, अभी मैं इसका विग्रह कर दूं तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। लिखूं मैं सुख दुख, तो क्या हो जाएगा, सुख और दुख, है ना, दोनों पद प्रधान हैं, और या से लोग क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तीसरा मैं क्या लिख दूं, पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख दूं, है ना, गुण दोष, तो क्या हो जाएगा, गुण और दोष, ठीक है। ऐसे शब्द अगर आपको कहीं भी मिले तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं और वो दोनों पद और या से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। दोस्तों बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों पद मिल करके क्या करते हैं, तीसरे, ठीक है, पद की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं, तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। जैसे मैं लिखूं चतुर्भुज, है ना, इसका विग्रह करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला यानी क्या, श्री विष्णु जी, क्या हो जाएंगे, श्री विष्णु जी। या मैं बोलूं दशानन, तो क्या हो जाएगा, 10 हैं जिसके आनन, यानी किसके बारे में बात की जा रही है, रावण के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद किसका बात कर दूं, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, है ना, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, यानी किसके बारे में बात हो रही है, श्री कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, दोनों पद मिल करके ये जो गिरधर बना हुआ है वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहे हैं। ये दशानन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये 4 भुजाओं वाले किसको इशारा कर रहे हैं, विष्णु जी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इन दोनों पदों का, है ना, वे प्रधान नहीं होते, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, और वो होते हैं बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से मैं लिख दूं अगर लंबोदर, है ना, लंबा है जिनका उदर, लंबा है जिनका उदर, यानी किसके बारे में, श्री गणेश जी के बारे में बात हो रही है, श्री गणेश जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे अगर शब्द आपको जहां भी मिले, ऐसे पद आपको जहां भी मिले, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास
हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट ये हो जाता है, कभी कभी पूछ देता है नीलकंठ, है ना, कभी कभी नीलकंठ दे देता है और वो पूछ देता है कि यह कौन सा समास होगा। क्या पूछ देता है? नीलकंठ, नीलकंठ दे देगा और इसके बारे में पूछेगा ये कौन सा समास है। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा समास होगा, और ये बहुत बारी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है और इसको बहुत से लोग होते हैं जो गलत करके चले आते हैं। अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नीलकंठ, नीला है कंठ, मतलब नीला है तो विशेषता है, और कंठ क्या है? एक विशेष है। उस कंठ की क्या कर जा रही है? विशेषता बतलाई जा रही है। इससे तो कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तब हम लोग कर्मधारय समास को मारेंगे। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों हैं तो हम लोग बहुब्रीहि समास को मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि नीला है कंठ जिसका, यानी कि शंकर जी, शंकर जी के बारे में बात हो रही है ना, शंकर जी का ही तो कंठ नीला है, तो शंकर जी के बारे में बात हो रही है। अगर वहां पे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों हैं तो उसमें कौन सा सही होगा? बहुब्रीहि समास ही सही होगा। अगर बहुब्रीहि समास उस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग मारेंगे किसको? कर्मधारय समास को टिक करके आएंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही मज़ेदार था आप लोगों के लिए। आपका समास का टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से कंफर्म हो गया होगा कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं और समास को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इन वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप लोगों का इस वीडियोज़ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।